नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर आए हैं जो कि जेटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज क्लास नंबर पहला है और पहला क्लास जानते ही होंगे, इसके परिचय से पढ़ेंगे, ठीक है? कि ये होता क्या है? परिचय कहने का मतलब उससे जितने भी संबंधित एमसीक्यू बनेंगे आपके सामने, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप जानिएगा कि क्या हम जानते थे और अब क्या जानते हैं। ठीक है? चलिए। कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है? चलिए। चलिए आज का किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको कहाँ से? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है? चलिए। आज क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थव्यवस्था एक परिचय पढ़ेंगे। आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है? चलिए। पहला सवाल है कि अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय को ही क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। देश की जितनी भी गतिविधियां हो रही है, आर्थिक सामाजिक सब क्या है, देश की जो जितनी समस्त आर्थिक गतिविधियां होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग अर्थव्यवस्था ही बोलते हैं। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, किसे माना जाता है? बेसिक सवाल लेकर आए कि अर्थव्यवस्था के जनक किनको माना जाता है? तो अर्थव्यवस्था के जो जनक है ना, वो एडम स्मिथ को माना जाता है। किनको माना जाता है अर्थव्यवस्था के जनक? एडम स्मिथ को माना जाता है। इस तरह अर्थशास्त्र के लेखक जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं एडम स्मिथ नहीं है, वहां दूसरा कुछ है। ठीक है? ये अलग है, वो अलग है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक है एडम स्मिथ, इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है? चलिए। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध है? अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध है? किसमें किसमें संबंधित है? तो कृषि आ जाएगा आपको किसमें? बताइए। कृषि आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। इसी तरह सेवा आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। इससे क्रमशः प्राथमिक और तृतीय जो होता है ये इसमें संबंध है। प्राथमिक में क्या आ जाएगा? आपका कृषि आ जाएगा और सेवाएं आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है? और द्वितीय में क्या आता है? विनिर्माण उद्योग आ जाता है। आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण या लोक राजस्व। बताइए। किसको किसको सम्मिलित किया जाता है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं में? तो आर्थिक क्रियाओं में पता है ना, ये संबंधित किया जाता है। उत्पादन को भी उन लोग जोड़ते हैं, उपभोग भी देखते हैं, विनिमय को भी देखते हैं, वितरण को भी देखते हैं और लोक राजस्व को भी देखते हैं। यानी कि जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है सभी ऑप्शन सही है। आर्थिक क्रियाओं में जो है उत्पादन को भी शामिल किया जाता है, उपभोग को भी शामिल किया जाता है, विनिमय को भी शामिल किया जाता है, वितरण को भी शामिल किया जाता है और लोक राजस्व को भी शामिल किया जाता है। ठीक है? चलिए। इसी तरह है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति या सरकारी बजट। किसको शामिल करते हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र में? ठीक है? बताइए। एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। तो समष्टि में किसको शामिल करते हैं? समष्टि में शामिल करते हैं आपका राजकोषीय नीति को, मौद्रिक नीति को, मुद्रास्फीति अपस्फीति को और सरकारी बजट को। ये चारों जो है ना भाई साहब, ये चारों को सम्मिलित करते हैं किसमें? आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी समष्टि अर्थशास्त्र में। राजकोषीय नीति को, मौद्रिक नीति को, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति को, सरकारी बजट को। ठीक है? ये सब क्या होता है आगे हम बताएंगे। ठीक है? अगला जब लेक्चर आएगा उसमें। चलिए अगला सवाल देखिए कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहिएगा आप? बताइए। तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है कि ना तो निर्यात और ना ही आयात। उत्तरी कोरिया नाम सुने हैं आप? किम जोंग उन। तो वहां पर जो है ना उसको कोई किसी से मतलब नहीं है। उसका अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, ना तो निर्यात करता है ना आयात करता है। ठीक है? चलिए। निम्नलिखित में से किन किन चीजों को आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? बताइए। किन निम्नलिखित में से किन किन चीजों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की किस किस की आवश्यकता होगी? बताइए। तो इसका सिंपल सा अर्थ है श्रम एवं पूंजी की जरूरत होगी और मानव एवं भौतिक पूंजी की आवश्यकता होगी। तब तो हमारा बनेगा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होती है। और मानव श्रम
सॉरी, श्रम एवं भूमि की और मानव एवं भौतिक पूंजी की और दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, सो बताना है। तो द्वितीय क्षेत्र में अभी हम बताए थे जस्ट पीछे, तो क्या बताए थे? तो हम बताए थे विनिर्माण जो है ना, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। पशुपालन प्रथम हो जाएगा, उत्खनन, वानिकी, ये सब क्या प्रथम है। बाकी विनिर्माण जो होता है वो आपका द्वितीय क्षेत्र से सम्मिलित है। ठीक है, चलिए। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का जो भारतीय मॉडल है वो किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल, तो विकास का जो भारतीय मॉडल है ना, वो सुरक्षा करता है आपका व्यक्ति और राज्य दोनों को सुरक्षित करता है। क्या करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों को क्या करता है? सुरक्षा करता है आपका विकास का भारतीय मॉडल। ठीक है, चलिए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? तो औपनिवेशिक शासन में क्या क्या घटक शामिल था आधारिक संरचना में? तो उसमें शामिल था, पता है क्या शामिल था? ये शामिल था रेल था, पत्तन था, जल परिवहन था और डाकतार था। ये चारों चीज शामिल थे आपके किस चीज में? जब औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, उसमें आधारिक संरचना में जो था, ये रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाकतार, ये सभी शामिल थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है ना मिक्स जो इकोनॉमी बोलते हैं, जो भारत है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है। जहाँ पर निजी कंपनी भी होती है, यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी भी होती है, सब चीज होती है, दोनों कंपनियों का मिश्रण भी होता है। ठीक है, चलिए, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए। भारत किसमें है? भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है। निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है आपका? तो कौन हो जाएगा? ये है कि मानव संसाधनों का अभियंता, जिसको इंजीनियर बोलते हैं, और डॉक्टर के रूप में परिवर्तन होना। क्या होता है? जब क्या होता है ना कि जब मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तन होना, ये क्या किस चीज का उदाहरण है? मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना क्या है? मानव पूंजी का सबसे बड़ा उपयुक्त उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपूर्ति वक्र, इसको क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? बताइए। आपूर्ति वक्र, तो आपूर्ति वक्र जो है ना, इसकी अनुपस्थिति में निम्नलिखित में किसकी विशेषता हो जाती है? आपूर्ति वक्र में जो है एकाधिकार मोनोपोली हो जाता है। क्या हो जाता है? एक आदमी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, चलिए। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए। बताइए किस में आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है भारत में अधिकांश जो श्रमिक और रोजगार जो है, ये पता है किस में आता है? ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो है भारत के अधिकांश श्रमिकों का रोजगार जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है? कौन सा सिद्धांत? तो इसमें जो है ना भाई साहब, ये आपका कौन सा है जो सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है? तो कौन सा बनता है? ये निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत, ये तीनों जो है ना, ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है।
कौन कौन सा? निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत अंतर जो है ये तीनों हो जाएगा आपका, यानी सभी ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी और टू कंज्यूम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो कौन सा सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? तो आपका हो जाएगा अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। क्या करता है? अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय जो है ये क्या करता है? सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। किस चीज को? ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को। ठीक है, चलिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बताइएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है ना अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं बाजार अर्थव्यवस्था से। किस नाम से जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? बताइए, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? बताइए, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र पर आधार निर्णय लिए जाते हैं? तो ये जो है ना आपका ये लिए जाते हैं पूंजीवादी। किस चीज पे लिए जाते हैं? कि ये लिए जाते हैं पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था, कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं उसमें पूंजीवादी में। ठीक है, कीमत ही मतलब क्या करता है कि अर्थव्यवस्था में जो कीमत तंत्र है ना इसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है? तो पंचक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो पंचक क्षेत्र का उदाहरण है केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना। क्या है? कैबिनेट मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना एक क्या है? पंचम क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, किस क्षेत्र का उदाहरण है? पंचक क्षेत्र का उदाहरण है। उपभोक्ता व्यवहार यानी कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। बताइए, उपभोक्ता व्यवहार इसको कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, किसमें अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। किया किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? तो ये किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने। वस्तु की मांग डिमांड ऑफ गुड किसको निर्दिष्ट करती है? वस्तु की मांग जो है किसको निर्दिष्ट करती है? तो वस्तु की जो मांग है ना किसी विशिष्ट समावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। वस्तु की जो मांग है वो किसको निर्दिष्ट करती है? तो किसको निर्दिष्ट करेगी? किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। क्या ठीक है? चलिए, इसको क्या करती है? वस्तु की मांग को यह निर्दिष्ट करती है। क्या निर्दिष्ट करती है? कि किसी वस्तु की समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस चीज में? यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। क्या परिभाषित करना होगा? कि एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक व्यापार आधिक्य वाली
अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा। ठीक है, क्या सत्य होगा भाई? अगर क्या सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, क्या करना होगा? तो ये करना होगा, सॉरी, एक श्रम भूल गए थे, व्यापार नहीं, यहाँ श्रम होगा। सॉरी 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 सॉरी, इसके लिए सॉरी। क्या होना चाहिए कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, किस चीज के में यह होना चाहिए? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अगर परिभाषित करें तो यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जा सकता है। क्या? श्रम आधिक्य वाली, यहाँ पर श्रमिक ज्यादा लोग हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, किस चीज में वर्णित की जा सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था को? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है ना, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित की जा सकती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है किसमें? एक विकासशील अर्थव्यवस्था में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वो कौन सा है? हमारा जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना पूंजीवादी है, ना समाजवादी है, ना साम्यवादी है। हमारा भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें दोनों चीज विद्यमानता होती है। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा।